समुद्र में तेज तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती हैं और विपिन की नाव उसमें हिचकोले खाने लगती है। कुछ ही देर में विपिन की नाव पलट जाती है और वो समुद्र में गिरकर डूब जाता है। बहुत समय हो जाता है, फिर भी वो घर नहीं लौटता है। तब बहुत देर हो गई है, अब तक तो विपिन को लौटना चाहिए था। हाँ, मैं भी उसी की राह देख रहा हूँ। इन दिनों अक्सर समंदर में मौसम खराब हो जाता है, इसलिए मैं उसे जाने से मना कर रहा था। मैं जाकर देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। बिरजू समुद्र पर आकर देखता है, लेकिन वहाँ उसे ना तो विपिन की नाव कहीं दिखाई देती है और ना विपिन। सिर्फ समुद्र की ऊंची ऊंची लहर देखकर बिरजू घर वापस आ जाता है। सुंदर नगर नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। गांव के पास ही एक सुंदर सा समुद्र था, जिसमें कई तरह की मछलियां थी। उन मछलियों को पकड़कर गांव में रहने वाले मछुआरे उन्हें बेचते थे और अपना घर चलाते थे। ऐसा ही एक मछुआरा था बिरजू। बिरजू एक गरीब मछुआरा था, जिसका भाग्य हमेशा उससे रूठा हुआ रहता था। उसके जाल में कभी मछलियां फंसती ही नहीं थी और इसलिए उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन वो समुंदर पर गया हुआ था। तब पता नहीं मेरे जाल में मछलियाँ क्यों नहीं फंसती हैं। बाकी सब मछुआरे तो टोकरी भर भर कर मछलियाँ लेकर जाते हैं और मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरे जाल में मुश्किल से 2-4 मछलियाँ फंसती हैं। कब तक ऐसे चलता रहेगा पता नहीं। बिरजू अपनी नाव में खड़ा रहकर जाल पानी में फेंकते हुए बात कर रहा होता है। जाल फेंककर बिरजू कुछ देर तक इंतजार करता है। कुछ देर के बाद जब वो जाल पानी से बाहर निकालता है, तब वो पूरा खाली होता है। ये देखकर बिरजू मायूस होकर घर वापस आ जाता है। उसे खाली हाथ आया हुआ देखकर उसकी पत्नी, आ गए आज फिर से हाथ हिलाते हुए। अब नहीं मिलती है मछलियाँ तो क्या करूं? मेरा भाग्य ही मेरे साथ खेल खेल रहा है। आपने भाग्य को दोष मत दीजिए, आप बहुत आलसी हैं। बाकी मछुआरे रात के 2-3 बजे ही समुद्र में जाल बिछा कर रखते हैं, तब जाकर उनके जाल में इतनी सारी मछलियां फंसती हैं। आप इतनी देर से समुद्र पर जाते हैं, तब तक तो सब लोग अपनी टोकरियां भर कर चले जाते हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आप भी थोड़ी जल्दी उठकर मछली पकड़ने चले जाइए, लेकिन आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हैं। सुबह सुबह मेरी आंख नहीं खुलती है, तुम तो जानती हो ये बात। आपकी आंख नहीं खुलती, इसका दोष भाग्य को मत दीजिए। बिना श्रम के आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं? अगर पैसे कमाने हैं तो आपको अपने हाथ पैर हिलाने की जरूरत है, और वो भी समय पर। हाँ हाँ, अब ज्यादा भाषण मत दो, कल चला जाऊंगा। कल तो आपको जाना ही पड़ेगा। आज रात का खाना हो जाए, अब उतना ही अनाज बचा है घर में। कल अगर आपने मछली नहीं बेची तो भूखा रहना पड़ेगा। हमारे छोटे बच्चे के बारे में तो थोड़ा विचार कीजिए, उससे भी भूखा रखेंगे क्या आप? मैं आपको अब आखिरी बात कह रही हूँ, कल अगर आप पैसे लेकर नहीं आए तो मैं हमारे विपिन को लेकर मेरे मायके चली जाऊंगी। बिंदिया की ये बात सुनकर बिरजू को चिंता होने लगती है। वैसे तो वो आलसी ही था, सुबह देर से उठता था। बिंदिया के कई बार कहने के बाद जाल लेकर समुंदर पर जाता था। जब बाकी मछुआरे अपनी टोकरियां भरकर वापस जाते थे, तब बिरजू समुंदर पर जाता था। अगली सुबह बिंदिया जल्दी बिरजू को जगाती है और, आपको याद है ना कि आज आपको किसी भी हालत में मछली पकड़कर लानी है? हाँ हाँ याद है, जा रहा हूँ। बिरजू जाल लेकर समुंदर पर चला जाता है। आज वो जल्दी समुंदर पर आया है, ये देखकर बाकी मछुआरे चौंक जाते हैं। उन मछुआरों में से एक, अरे भैया वो देखो कौन आ रहा है। अरे ये तो बिरजू है। बिरजू आज इतनी जल्दी आया है मछली पकड़ने के लिए? हाँ? मैं भी वही सोच रहा हूँ, लगता है कि ज्यादा मछलियां जाल में फंसेंगी, ये सोच कर आया होगा। आने दो, वैसे भी उसे कहाँ मछलियां मिलने वाली हैं? मछलियां तो हमने पहले ही पकड़ ली हैं। चलो उसे जरा छेड़ते हैं। रमेश और भरत सोचते हैं कि बिरजू को जरा छेड़ते हैं।
सब अपनी मछलियों से भरी हुई टोकरियां सर पर उठाकर चलने लगते हैं। बिरजू देखता है कि सब मछुआरों की टोकरी में बहुत ज्यादा मछली है। पता नहीं अब मुझे मछली मिलेगी या नहीं। बिरजू आगे आता है। तब अरे बिरजू, आज लगता है कि सूरज पश्चिम से निकल आया है। तुम इतनी जल्दी आए हो समंदर पर। हाँ, तुम सब तो पहले ही आकर मछलियां पकड़ कर ले जाते हो। मेरे लिए तो मछलियां बचती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज जरा जल्दी आ जाता हूं, बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ, अब सबने तो मछलियां पकड़ ली हैं। जब तक तुम मछलियां पकड़कर बेचने जाओगे तब तक तो हम सब बाजार में जाकर मछलियां बेच भी देंगे। रमेश और भरत बिरजू पर हंसकर और उसका मजाक बनाकर चले जाते हैं। बिरजू अपना जाल लेकर समुद्र पर जाता है और समुद्र में जाल फेंकता है। कुछ देर के बाद बिरजू का जाल भारी हो जाता है। बिरजू खुश होकर जाल खींचता है। वो अपने जाल में देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। उसके जाल में सुनहरे रंग की एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी। वो मछली टूटने के लिए छटपटा रही थी। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी मछली फंसी है मेरे जाल में। इस मछली का शरीर तो ऐसा चमक रहा है कि जैसे सोने की मछली हो। मैं इस मछली को काट कर नहीं बेचूंगा, इसे तो मैं किसी सुनार को बेचूंगा। मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा। वाह, आज सुबह जल्दी आने का तो बहुत फायदा हो गया मुझे। चलो अब इसे जाल से बाहर निकालता हूँ। बिरजू जाल से मछली को बाहर निकालने लगता है। तभी मौका देखकर मछली पानी में कूद जाती है। बिरजू मछली को देखता ही रहता है। मछली हाथ से चली गई। ये देखकर बिरजू का मन खट्टा हो जाता है। मेरा भाग्य सच में खराब है। सोने की मछली हाथ लगी थी, वो भी हाथ से चली गई। बिरजू के उतरे हुए चेहरे को देखकर मछली अचानक रहस्यमय तरीके से बोलने लगती है। उदास मत हो मछुआरे। उदास कैसे ना हो, आज पहली बार इतनी बड़ी मछली मेरे जाल में फंसी थी, वो भी छूट गई। मेरी पत्नी ने मुझे कहा है कि आज अगर मैंने मछली को पकड़कर नहीं बेचा तो वो मेरे बेटे को लेकर अपने मायके चली जाएगी। तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुमने तो मुझे चकमा देकर अपनी जान बचा ली। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं इस समुद्र की रक्षक हूँ। तुम मुझे अगर पकड़ कर ले जाते तो समुद्र की बाकी मछलियों का नाश हो जाता। इसलिए हमारे समाज को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तुम अपने समाज के बारे में सोच रही हो, ये ठीक है, लेकिन मुझे भी तो अपने परिवार के बारे में सोचना है। मैं समझती हूँ, मैं कोई सामान्य मछली नहीं हूँ। मुझ में दिव्य शक्तियाँ हैं। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वरदान दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहूंगा? मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी ना हो, मेरा परिवार भूखा ना सोए, बस यही मेरी इच्छा है। ठीक है, ठीक है कहकर मछली अपनी आंखें बंद करती है। उसके शरीर से रोशनी निकलती है और जादू हो जाती है। वो कहती है, जाओ मछुआरे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन मुझे तो कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। बदलाव हो गया है, तुम घर जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मछली की बात सुनकर बिरजू घर चला जाता है। बाहर से तो बिरजू का घर पहले जैसा ही था, लेकिन जब बिरजू अंदर जाता है तब देखता है कि उसका घर जो अंदर से टूटा फूटा हुआ था, उसकी मरम्मत हो गई है। घर में वो सभी चीजें मौजूद थी जिनकी उन्हें जरूरत थी। खाने का बहुत सारा सामान घर में भरा हुआ था। बिरजू और बिंदिया का बेटा विपिन अपने पसंद के लड्डू खा रहा था। उसे देखकर बिरजू को बहुत खुशी होती है। बिरजू को देखकर, आ गए आप, देखिए क्या चमत्कार हो गया है। अचानक हमारा घर ठीक हो गया है और घर में सब सामान भी भर गया है। हाँ, देख रहा हूँ। लेकिन अचानक ये चमत्कार हुआ कैसे? ये सब सुनहरी मछली ने किया है। बिरजू समुद्र पर घटी सब बात बिंदिया को बता देता है। अच्छा, ऐसा हुआ था। सुनहरी चमत्कारी मछली, वो मछली तो बहुत काम की लगती है। उसने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसने मुझसे वचन लिया है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी
नहीं तो ये सब नहीं रहेगा। वो तो मैं भी आपसे हमेशा कहती रहती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। बिरजू अब मन लगाकर मछली पकड़ने का काम करता था। चमत्कारी मछली से मिले हुए वरदान से बिंदिया के मन में अब लालच पैदा हो जाता है। वो बिरजू से कहती है, जी मैं सोच रही थी कि उस सुनहरी मछली के चमत्कार से हमारे घर की हालत सुधर गई है, लेकिन अब भी कुछ कमियां हैं जो आपके मछली बेचने से पूरी नहीं हो रही है। ऐसा क्या है जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ? मैं चाहती हूँ कि हम एक बड़े महल जैसे घर में रहें। हमारे घर में काम करने के लिए नौकर हो, मेरे पास बहुत से गहने हो, सोना हीरे जवाहरात सब कुछ हो। माफ करना बिंदिया, ये सब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जानती हूँ कि आप ये सब नहीं दे सकते, लेकिन आपकी वो चमत्कारी मछली तो दे सकती है ना। आप उस मछली से जाकर कहिए कि मुझे ये सब चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करेगी। क्या उस मछली से मैं इतना सब मांगू? हाँ, उसी ने आपको कहा था ना कि जिस भी चीज की जरूरत हो मांग लेना, तो आप मांग लीजिए। बिरजू को बिंदिया की बात माननी पड़ती है। वो समुंदर पर आ जाता है। वो हाथ जोड़कर सुनहरी मछली की प्रार्थना करता है। सुनहरी मछली प्रकट हो जाती है। बताओ मछुआरे, अब तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे वरदान से मेरे घर में मरम्मत हो गई। मेरे घर में अब खाने पीने और बाकी किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाए। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी को ये नहीं कहा कि तुम मेहनत करके उसे वो सब दिला सकते हो जो वो चाहती है? नहीं मेरी प्यारी मछली, मैं चाहकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। तुम अपने वरदान से मेरी ये विनती मान्य कर लो, ऐसी मेरी तुमसे प्रार्थना है। इस बार मैं तुम्हारी विनती मान लेती हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि अपनी जरूरतें लालच में नहीं बदले। हाँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मछली के शरीर से फिर से रोशनी निकलने लगती है। जादू हो जाता है और बिरजू अपने घर आ जाता है। जब बिरजू समुंदर पर गया था तब उसका छोटा सा घर था, और अब सुनहरी मछली की जादू की वजह से उसका घर महल जैसा बड़ा बन गया था। उस घर में नौकर चाकर काम कर रहे थे और बिंदिया भारी साड़ी पहनकर चमचमाते हुए गहने पहनकर उस महल में घूम रही थी। विपिन के शरीर पर भी अच्छे कपड़े थे। बिरजू को देखकर बिंदिया कहती है, देखिए हमारा घर तो एक महल बन गया है। आपकी उस मछली ने फिर से चमत्कार दिखा दिया। आज तक गांव में सब हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब हमारे इस महल को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रहेंगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि सुनहरी मछली के बारे में किसी गांव वाले को पता ना चले। अगर किसी गांव वाले को पता चल गया तो कोई मछुआरा उस सुनहरी मछली को पकड़कर उसका गलत इस्तेमाल ना करे। हाँ हाँ पता है। अब जाइए, आप भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए। बिरजू जाकर कपड़े पहन लेता है। अचानक से बिरजू के घर की जगह एक महल खड़ा है। ये देखकर सच में गांव वालों की आंखें चमकने लगती हैं। हर आने जाने वाला आश्चर्य से उस महल को देखने लगता है। रमेश और भरत दोनों एक बार समुंदर पर जा रहे थे, तब भरत, अचानक क्या चमत्कार हो गया है उस बिरजू की जिंदगी में? देखा, रातों रात घर की जगह पर महल खड़ा कर दिया है उसने। हाँ रमेश भैया, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसकी फूटी किस्मत खुल गई है, और वो भी ऐसी कि वो इतना अमीर बन गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात तो जरूर है जो हम सबसे छुपाई जा रही है। अरे कुछ दिनों तक तो उसकी जाल में मछली भी फंसने से मना करती थी, और अब देखो। चलो देखते हैं, कभी हमारा भी भाग्य ऐसे ही खुल जाएगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन बिंदिया अपनी अच्छी साड़ी और गहने पहनकर गांव में घूम रही होती है। गांव के कुछ लोगों के घर बिंदिया देखती है। वो घर बिंदिया के घर से बहुत बड़ा होता है।
उस घर की औरतें बिंदिया से ज्यादा सजी धजी होती हैं। उन्हें देखकर बिंदिया को बहुत जलन होती है। बिंदिया सोचने लगती है कि उसे गांव में सबसे अमीर बनना है। वो घर आती है और बिरजू से बात करने लगती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है और आपको मुझे वो देना ही होगा। सुनहरी मछली की कृपा से अब सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही गांव में घूम रही थी। इतने दिनों से तो मुझे लग रहा था कि इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर हम ही हैं। लेकिन जब आज मैंने कुछ घर और उस घर की औरतें भी बहुत ज्यादा सजी धजी थी। तो अब क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मैं इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊं। हमसे ज्यादा पैसे और किसी के पास ना हो। सब हमें देखकर कहें कि ऐसा परिवार और ऐसा भाग्य किसी का नहीं हो सकता है। बिंदिया, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। पहले तो हमें खाना भी नसीब नहीं होता था, पर आज देखो हम कितने खुश हैं। हमारे घर में सब कुछ है, काम करने के लिए नौकर है। अब और लालच करना ठीक नहीं है। मैं वो कुछ नहीं जानती। उस मछली को वरदान देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मांगने में क्या दिक्कत है? चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। बिंदिया बिरजू को जबरदस्ती समुंदर पर ले जाती है। बिरजू उसकी जिद के सामने घुटने टेक देता है और सुनहरी मछली को बुलाने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे मेरी प्यारी सुनहरी मछली, प्रकट होकर मुझे दर्शन दे दो। बिरजू की आवाज सुनकर सुनहरी मछली पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती है। उसका वो सुनहरा रंग एवं चमकीला शरीर देखकर बिंदिया उसे देखते रह जाती है। बताओ बिरजू, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी प्यारी मछली, आज तक तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम्हारी वजह से मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, इसका मतलब तुम्हें और भी कुछ चाहिए, है ना? हाँ मछली, मैं चाहती हूँ कि मैं इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान बनूं। मुझसे ज्यादा पैसे और किसी के पास ना हो। बिरजू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। इसमें लालच की क्या बात है? ये तो किसी की भी इच्छा हो सकती है कि वो सबसे ज्यादा धनवान बने। मैंने उस समय बिरजू को वरदान इसलिए दिया था क्योंकि उसे पैसे कमाने की बहुत जरूरत थी। लेकिन अब तुम्हारी जरूरत तुम्हारा लालच बन चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी विनती मान नहीं सकती। मैंने पहले ही कहा था कि इंसान को समझदारी और मेहनत से काम करके जीना चाहिए। पर अगर तुम्हारे वरदान से मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है तो मैं क्यों ना मांगू? बिंदिया की इस बात से सुनहरी मछली को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और सच कहते हैं कि किसी को कोई चीज बिना मेहनत के मिल जाए तो उसे उस चीज की कोई कीमत नहीं रहती। तुमने मेरे वरदान को मजाक समझ लिया है। मैं तुम्हें दिए हुए दोनों वरदान वापस लेती हूँ। अब तुम फिर से वही मछुआरे बन जाओगे जिसके जाल में कभी मछली नहीं फंसती थी। तुम अब उसी टूटे फूटे घर में रहने लगोगे जिसमें तुम लोग पहले रहते थे। मछली के ऐसा कहते ही उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगती है। अचानक जादू हो जाती है और बिंदिया के शरीर के गहने गायब हो जाते हैं। मछली पानी के अंदर चली जाती है। बिंदिया और बिरजू समझ ही नहीं पाते हैं कि अचानक ये सब क्या हो गया है। वो घर लौटते हैं, तब उनके सामने महल नहीं, उनका वो पुराना टूटा हुआ घर होता है। वो देखकर बिंदिया को बहुत दुख होता है। ये सब क्या हो गया? मैं तो इस गांव की सबसे अमीर बनना चाहती थी और अब पहले जैसे गरीब बन गए हम। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि सुनहरी मछली ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसमें खुश रहो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें फिर इस गरीबी में जीना पड़ेगा। मेरे भाग्य ने आज फिर एक बार मेरे साथ अजीब खेल खेला है। अब बिरजू और बिंदिया को फिर से उन्हीं सब मुसीबतों के साथ जीना पड़ रहा था। बिरजू को फिर से अचानक गरीब बना हुआ देखकर एक दिन, अरे बिरजू, सच कहते हो तुम कि हमारा भाग्य कभी भी बदल सकता है। हम तो तुम्हें किस्मत का धनी समझ रहे थे जो अचानक तुम इतने अमीर बन गए थे, पर देखो फिर एक बार तुम वहीं आ गए हो जहां पहले थे। क्यों भरत? हाँ, हमने तो कभी ऐसा उलट फेर नहीं देखा है। एक चमत्कार हुआ और तुम अमीर बन गए
और फिर अचानक से सब पहले जैसा हो गया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अचानक आई हुई लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। वही सही है। अब इसे मेरा भाग्य कहो या मेरी गलती, पर जो है वो सबके सामने है। मेरे भाग्य ने मुझे जो दिया था वो फिर से छीन लिया है। अब मैं वही मछुआरा हूँ जिसे मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बिरजू मायूस मन से मछली पकड़ने जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाती हैं। अब विपिन बड़ा हो जाता है और बिरजू बूढ़ा हो जाता है। बिंदिया भी अब भाग्य से मिले हुए झटके और अपनी गलतियों को याद करते हुए उदास रहने लगती है। एक दिन जब बिरजू जाल लेकर जा रहा था तब, पिताजी, आज से मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। आजकल आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन बेटा, तुम्हें कहाँ आदत है मछली पकड़ने की? मुझे जाने दो। आदत नहीं है तो हो जाएगी, पर अब आप मछली पकड़ने मत जाइए। आज मैं नाव लेकर जाता हूँ। मुझे नाव चलानी तो आती है, मछली पकड़ना भी सीख लूंगा। विपिन मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर समुद्र पर आ जाता है। वो नाव को समुद्र में ले जाता है और जाल समुद्र में फेंक देता है। तभी उसे वो सुनहरी मछली दिखाई देती है जो कुछ सालों पहले बिरजू के जाल में फंसी थी। उसे देखकर विपिन समझ जाता है कि ये वही मछली है जिसने कुछ समय के लिए उसके परिवार को अमीर बनाया था। विपिन ने उस मछली से पूछा, जरूर तुम वही मछली हो जिसने थोड़े समय के लिए मेरे पिता का भाग्य बदला था। पर अगर तुम्हें हमें फिर से गरीब ही बनाना था तो तुमने हमें अमीर बनाकर सपने क्यों दिखाए? तुम्हें गरीब मैंने नहीं, तुम्हारी माँ के लालच ने बनाया है। मैंने तो तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा दिया था, लेकिन तुम्हारी माँ गांव की सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहती थी, जो सही नहीं था। इसलिए मैंने वो सब कुछ फिर से छीन लिया। इससे पहले कि विपिन मछली से और कुछ पूछे, समुद्र में तेज तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती हैं और विपिन की नाव उसमें हिचकोले खाने लगती है। कुछ ही देर में विपिन की नाव पलट जाती है और वो समुद्र में गिरकर डूब जाता है। बहुत समय हो जाता है, फिर भी वो घर नहीं लौटता है। तब बहुत देर हो गई है, अब तक तो विपिन को लौटना चाहिए था। हाँ, मैं भी उसी की राह देख रहा हूँ। इन दिनों अक्सर समंदर में मौसम खराब हो जाता है, इसलिए मैं उसे जाने से मना कर रहा था। मैं जाकर देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। बिरजू समुद्र पर आकर देखता है, लेकिन वहाँ उसे ना तो विपिन की नाव कहीं दिखाई देती है और ना विपिन। सिर्फ समुद्र की ऊंची ऊंची लहर देखकर बिरजू घर वापस आ जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, अब तक विपिन का कुछ पता नहीं चलता है। बिरजू को लगता है कि विपिन समुद्र में नाव के साथ ही डूब गया है। गांव में सब कहने लगते हैं कि बिरजू के भाग्य ने फिर उसके साथ खेल खेला है और अब उसके बुढ़ापे का सहारा भी उससे छीन लिया है। ये सब सुनकर बिंदिया और बिरजू समुद्र पर आ जाते हैं। बिरजू अपने हाथ जोड़ता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, हे मेरी प्यारी मछली, मेरे सामने आ जाओ। बिरजू की आवाज सुनकर मछली प्रकट हो जाती है। उसे देखकर बिंदिया भी हाथ जोड़ लेती है और, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी सुनहरी मछली, और इतने सालों तक उस गलती की सजा भुगत रही हूँ। पर अगर मेरा बेटा ही नहीं होगा मेरे पास, तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। बिंदिया सही कह रही है। अब तो हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। हमारा बेटा ही हमारे जीने का सहारा था। अब वो ही नहीं रहेगा तो हम भी इस समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देंगे। बिंदिया की बात सुनकर मछली फिर से पानी में चली जाती है। बिरजू को लगता है कि वो अभी भी उससे गुस्सा है। दोनों समुद्र में कूदने ही वाले होते हैं कि तभी सुनहरी मछली पानी के ऊपर आती है। उसके पीठ पर विपिन बैठा हुआ होता है। विपिन को जिंदा देखकर बिरजू और बिंदिया को बहुत खुशी होती है। मछली विपिन को बिरजू के पास छोड़ती है और, तुम ठीक हो बेटा? हमें तो लगा था हमने तुम्हें भी खो दिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था पिताजी कि उस तूफान में नहीं बचूंगा, लेकिन इस मछली ने ही मुझे बचाया है। मैं समंदर में गिर गया था और डूब रहा था। तब इस मछली ने अपना आकार बड़ा किया और मुझे पानी के नीचे एक सुरक्षित जगह पर ले गई।
ये तो एक देवी है। बिरजू, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस समुद्र की रक्षक हूँ। तुम्हारे बेटे को डूबता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने उसे बचाया। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को ये सबक सिखाना चाहती थी। हमारा भाग्य सिर्फ पैसों से नहीं होता, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारा परिवार होता है। इसलिए मैंने इसे इतने दिनों तक यहाँ सुरक्षित रखा था। बिंदिया और बिरजू समझ जाते हैं कि मछली उन्हें क्या समझाना चाहती है। वो दोनों अपने बेटे के साथ घर चले जाते हैं। बिरजू विपिन को मछली कैसे पकड़ते हैं वो सिखाता है और अब दोनों बाप बेटा मिलकर मेहनत से मछलियां पकड़ने लगते हैं। भाग्य से बिरजू का बेटा उसे वापस मिल जाता है और उसका भाग्य फिर से एक बार बदल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विपिन अकेला मछली पकड़ने आता है। तब वो देखता है कि एक समुंदर सूख रहा है। ये देखकर, अरे ये क्या, समंदर का पानी सूख कैसे गया? नहीं, ये ठीक नहीं है। ऐसा होना मतलब जरूर किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा है। मुझे गांव वालों को ये बात बतानी चाहिए। विपिन भागते हुए गांव में आता है और बिरजू और बाकी सबको बुलाता है। क्या हुआ विपिन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी, अभी मैं समंदर पर गया था। मैंने देखा कि समंदर का पानी सूख रहा है। क्या, समंदर का पानी सूख रहा है? इसका मतलब कोई संकट आने वाला है। हाँ, यही बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। मुझे लगता है कि हमें समुद्र पर जाकर देखना चाहिए। समंदर का पानी सूखने का मतलब है मछलियाँ और बाकी समुद्री जीवों के जान को खतरा। समंदर में अगर मछलियाँ ही नहीं रहेंगी तो हम मछुआरे भी भूखे मर जाएंगे। अब क्या करें? चलिए हम सब चलते हैं, वहां जाकर ही कुछ पता चल सकता है। सभी समुंदर पर आ जाते हैं। वो देखते हैं धीरे धीरे पूरा समुंदर सूख रहा है। मछलियाँ तड़पने लगती हैं। समुंदर में जो वनस्पतियाँ थीं वो भी सूख गई थी। तभी बिरजू देखता है कि वो सुनहरी मछली भी तड़प रही है। विपिन, वो देखो, हमारी प्यारी सुनहरी मछली भी पानी के बिना तड़प रही है। हमें उसे बचाना चाहिए। वही बता सकती है कि क्या हुआ है। विपिन भाग कर जाता है और एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर ले आता है। फिर बिरजू उस मछली को उठाकर बाल्टी में डालता है। फिर, मेरी प्यारी मछली, ये क्या हो गया है? ये समंदर अचानक सूख क्यों गया है? समुंदर के नीचे एक दानव रहता है। उसने समुंदर का पानी सुखा दिया है। मैं समुद्र की रक्षक हूँ, परंतु उस बार मैं उस दानव से मेरे समुद्र की रक्षा नहीं कर पाई। क्या वो दानव बहुत शक्तिशाली है? हाँ, उस दानव के पास विचित्र शक्तियाँ हैं। उसने समुद्र का पानी सोख लिया है। उस पानी के साथ कई मछलियाँ उसके पेट में चली गई हैं। लेकिन वो दानव ऐसा क्यों कर रहा है और उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है क्या? उस दानव के पास एक अंगूठी थी जिसके रत्न से उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। उस अंगूठी को उस दानव ने बहुत बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त किया था। वो अंगूठी समुद्र में कहीं खो गई है। उसे खोजने के लिए उसने समुद्र को सुखा दिया है। इसका उपाय यही है कि उसे उसकी अंगूठी वापस मिल जाए। लेकिन अगर उसे वो अंगूठी मिल गई तो वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। फिर क्या करें? उसका भी उपाय है, लेकिन उसके लिए पहले उसे वो अंगूठी दिखाना जरूरी है। अंगूठी मिलने के बाद वो समुद्र का पानी वापस निकाल देगा। उसी अवसर का फायदा उठाकर उस दानव को खत्म करना होगा। लेकिन वो खत्म कैसे होगा? उस दानव अंगूठी को अगर कोई इंसान पहन ले तो उसमें भी शक्ति आ जाएंगी और उसकी आंखों से निकलने वाली आग से दानव भस्म हो जाएगा। दानव को ये बात पता नहीं है कि उसकी अंगूठी उसके लिए ही जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन ये सब करने के लिए पहले उस अंगूठी का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। विपिन कुछ सोचता है और घर जाकर एक अंगूठी लेकर आता है। वो अंगूठी देखकर मछली कहती है कि ये वही अंगूठी है।
ये अंगूठी मुझे उस दिन मछली के साथ जाल में मिली थी। मैंने वो घर में रख दी थी, लेकिन उस अंगूठी के पीछे ये कहानी होगी, ये मुझे पता नहीं था। विपिन उस अंगूठी को पकड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही अंगूठी की रोशनी फैलती है, वो दानव प्रकट हो जाता है। विपिन ने उसे कहा कि अंगूठी देता हूँ, लेकिन पहले समुद्र का पानी वापस दे दो। दानव अपना मुंह खोलता है और समुद्र का पानी बाहर निकालता है। तब विपिन वो अंगूठी पहन लेता है और उसकी आंखों से आग बाहर आने लगती है, जिससे दानव जलकर भस्म हो जाता है। सभी समुद्री जीव बच जाते हैं और सुनहरी मछली खुश होकर अपना जादू चलाती है। विपिन के सामने पैसों और हीरे जवाहरात को ढेर लगा देती है, जिसे विपिन पूरे गांव में बांट देता है। अब विपिन और बिरजू के साथ पूरे गांव की किस्मत बदल जाती है।